शाम को उसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सूफले बनाया और जब वो खूब ठंडा हो गया तो टरे में सजा कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पर ही थी कि आरज़ो नीचे आती दिखाई दी। ये किसके लिए है? वो माथे पे बल डाले लम्हा भर को रुकी। फादी के लिए है जी। इन्होंने कल कहा तो था, मेरे पास टाइम कहाँ था। आज भी किसी को याद ना आया तो बना ही दिया। उसने बेनियाजी से शाने झटके। वो दूसरी सीढ़ी पर टरे उठाए मुंतज़िर थी कि आरज़ो नीचे उतरे तो वो ऊपर जाए। और डिनर की तैयारी कर ली तुमने? आरज़ो ज़ैने से उतर कर उसके सामने आ खड़ी हुई। अम्मा बना रही हैं। कुरमा बना लिया है? मम्मी ने कहा भी था, तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कह दें कि मैं चली जाऊं और आप ये ट्रे फवाद भाई को देकर अपने नंबर बना लें तो लें पकड़ें। उसने ट्रे ज़ोर से उसे थमाई। मुझे और भी काम करने हैं। और खटखट सीढ़ियाँ उतर कर किचन की तरफ चली गई। बदतमीज़, वो बड़बड़ाई, मगर महमल जानती थी उसकी बुलंद आवाज़ फवाद सुन चुका होगा और अब आरज़ो जो चाहे कर ले। वो जानता था कि काम किसने किया है और नंबर कौन बनाना चाह रहा था, और फिर यही हुआ। रात खाने में जब मुसर्रत ने चॉकलेट सूफले लाकर रखा तो फवाद ने सबसे पहले डाला, ये तुमने बनाया है महमल? जी, वो सादगी से बोली। आरज़ो ने नागवारी से पहलू बदला, बहुत टेस्टी है। तुम ही रोज़ मीठा क्यों नहीं बनाते? इतनी फारिग नहीं हूँ मैं, 100 काम होते हैं मुझे, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। मेरा दिल करेगा तो बना दिया करूँगी, वरना सब जानते हैं महमल से ये जी हुजूरियाँ नहीं होती। अम्मा, एक फुल्का मुझे भी दें। वो मसरूफ़ सी अम्मा के हाथ से फुल्का लेने लगी, जैसे उसे फवाद के तासुरात की परवाह ही नहीं थी। वो ताइदन सर हिलाकर सूफले खाने लगा, मगर बार बार निगाह भटक कर उसके मुँमी चेहरे पर जा टिकती थी। सूफले को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। वो किचन में कढ़ी सिंक के सामने दोपहर के बर्तन धो रही थी जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पे सुरमई बादल इकट्ठे होने लगे। वो अभी तक स्पंज प्लेट में मारते हुए उस स्याह फाम लड़की के मुतल्लिक सोच रही थी जिससे वो गुज़श्ता कुछ दिनों से एहतिराज़ बरत रही थी। एन बस के टाइम पर स्टॉप पर जाती और बेंच पर बैठने की बजाय ज़रा फासिले पर खड़ी हो जाती। न तो दानिस्ता उस लड़की को देखती, न उसके करीब जाती। मालूम नहीं क्यों उसे उस लड़की से और उसकी किताब से खौफ महसूस होने लगा था। बादल ज़रा गरजे तो वो चौंकी। नीलगों सुनहरी शाम पे ज़रा सी देर में छाया हो गई थी। बिजली चमकी और यकायक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। महमल ने जल्दी जल्दी आखिरी बर्तन धोकर रेक में सजाए, हाथ धोए और बाहर लान की तरफ भागी। बारिश देखकर उसका दिल यूं ही मचल जाया करता था। महमल जाओ, मुसर्रत से कहो। बल्कि ताई महताब जो बरामदे में कुर्सी पर बैठी लड़कियों से गपशप में मसरूफ़ थीं, उसे आते देखकर हुक्म सादिर करते करते रुकीं। उसके चेहरे पर बारिश में खेलने का शौक रकम था। ताई ने लम्हा भर को सोचा और हुक्म में तरमीम कर दी, बल्कि जाओ पकोड़े बनाकर लाओ, साथ में धनिये की चटनी भी हो और मुआज के लिए आलू की चिप्स फ्राई कर लो। उसके चेहरे पर फैला इश्तियाक फीका पड़ गया। उसने कदरे बेबसी से इनको देखा। मगर ताई अभी कैसे? वो बारिश बाद में करूँगी। वो मनमनाई, हाँ तो बारिश के लिए ही तो कह रही हूँ, जाओ शाबाश जल्दी कर। वो और निदा, ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दोपट्टे को इंगलियों में मसल कर सताइशी अंदाज में पूछ रही थी। सिर्फ 1,500 का ताई, मैं कल ही आपको भी ले चलती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। आपका कम्प्लेक्शन तो वैसे भी फियर है, आप पर तो हर रंग ही खिल जाता है। वो आपस में मसरूफ़ हो गई थीं। महमल पैर पटकती अंदर आई। आलो चिहील कर काते, बेसन घूल कर रखा तो तब ताई महताब की आवाज़ आई, मिक्स पकोड़े बनाना, फवाद को प्याज वाले पकोड़े बहुत पसंद हैं। भाड़ में गई उसकी पसंद। उसने ज़ोर से चुहरी सलेब पर पटकी। आलू कतले में काटे थे, अब फिर इनको छोटा करना पड़ेगा। मिर्चें प्याज भी काटने पड़ेंगे। शिद्दती बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब ही फवाद माँ को पुकारता हुआ किचन के कुहले दरवाजे पे ठठक कर रुका। कुहली जीन्स पर लंबा कुर्ता और गले में मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे, भूरी ऊंची पूनी बांधे, वो सर झुकाए कढ़ी कटिंग बोर्ड पर ठक ठक प्याज काट रही थी। आंसू गालों पर चमक रहे थे। महमल, वो बेचैन सा करीब आया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या? आप लोगों को तो अपने खाने से गरज होती है। फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे भुलाकर वो तड़क कर बोली, फिर भी किसी ने कुछ कहा है? यहाँ कहता कोई नहीं है, सब हुक्म सादिर करते हैं।
उसने चुहरी वाले हाथ की पुष्ट से गाल साफ किया। और मुझसे अभी कोई बात ना करें, मैं बहुत गुस्से में हूँ, या तो चुहरी मार दूंगी या पकोड़ों में जहर मिला दूंगी। अच्छा, वो पता नहीं क्यों हंस दिया था। वो रुककर उसे देखने लगी। आप क्यों हंसे? कुछ नहीं, खैर बनाओ पकोड़े और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। उसके आंसू फिर से बहने लगे। जाने किस भूलपन में वो ये सोच बैठी थी कि अगर वो उसकी मुट्ठी में आ गया तो। उसने नफ़ी में सर झटका। वो सब एक जैसे थे, बेहिस, खुद गरज, मतलबी। और जब तक पकोड़े बने बारिश हल्की हो चुकी थी। वो सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही पकोड़े चट कर गए थे और अब हसन सबको लांग डराइयों पे ले जाने का प्रोग्राम बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा था। वो टांग पे टांग धरे बैठा फर्जी कालर झाड़कर कह रहा था। हसन फिज़्ज़ा चची का बेटा और निदा सामिया का भाई था। शक्ल में निदा से मुशाबा था। बड़ी बड़ी पुरकशिश आँखें और सानोली रंगत, अलबत्ता आदतों में वो काफ़ी मुख्तलिफ था। उसने फिज़्ज़ा की मीठी ज़बान तो मुस्तार ली थी, मगर कड़वा दिल नहीं किया था। वो गहर का वाहिद फ़र्द था जो दिल का भी अच्छा था, नरम गो, साफ दिल और हैंडसम। अभी भी वो ऑफिस से आया था और कोर्ट कुर्सी के पीछे टिकाए आस्तीन फोल्ड किए बैठा था। वो थकन के बावजूद सबको आउटिंग पे ले जाने की दावत दे रहा था। कौन कौन चलेगा? सामिया बुलंद आवाज़ में पूछने लगी तो महमल भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बायस करीब आ गई। मैं भी चलूँगी। सब ने रुककर उसे देखा था। कंधे पर पर्स लटकाए, बालों को स्टाइल से बैंड में जकड़ती आरज़ू ने, जो अंदर से बाहर आ रही थी, कदरे नागवारी से उसे देखा। इनको भी ये शौक़ सताने लगे हैं। और फिर सभी साथ साथ बोलने लगे, तुम्हारी जगह नहीं बनेगी। हम पापा की हाई एस लेकर जा रहे हैं, सबकी सीटें पूरी हैं। तुम बाहर जाकर क्या करोगी? सिद्रा तमस्सुखाना अंदाज में हंसी। महताब ताई की फ़ोटोकॉपी। बेटा जान, आपके तो एग्ज़ाम्स हो रहे थे। फिज़्ज़ा चची बहुत फ़िक्रमंदी और प्यार से उसे देख रही थीं। खूब दिल लगाकर पढ़ो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। जाओ शाबाश सार, एक कोर्स को कम अज़ कम 2 बार रिवाइज़ करो। अभी शुरू करोगी तो रात तक पूरा होगा। ना, तुमने बाहर जाकर किया करना है। रात का खाना कौन बनाएगा? माँ अलग ड्रामे करके बिस्तर पर पड़ी है। कोई पूछने वाला है इनको? बस मुफ्त की रोटी तोड़ते जाते हैं। फवाद ने लम्हा भर को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश रहा और हसन, जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था, बोल उठा, कोई महमल से भी तो पूछे वो क्या चाहती है। हाँ, अब हम उससे पूछते रहें। ताई बिगड़ कर बोलें। हसन लम्हा बहर को बिल्कुल चुप हो गया, मगर फिज़्ज़ा ने बेटे के झाड़े जाने को वाज़ेह बुरा माना। जाओ तुम अंदर जाओ, बस इतना ही कह सकें। ताई महताब से मुकाबला इनके बस की बात ना थी। वो पैर पटक कर भाग कर किचन में आई और सिंक में सर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर बाद रोते रोते सर उठाया तो खिड़की के पार डराइयो वे पर हाई एस बाहर निकलती नजर आई। उसमें 1-2 लोगों की जगह तो वाज़ेह बन जाती थी। बेइख्तियार उसका दिल चाहा कि रात के खाने में जहर मिला दे, और काश कि वो ऐसा कर सकती। सारी रात वो वक्फे वक्फे से आंसू बहाती रही थी। ठीक से सो भी नहीं सकी थी। सुबह उठी तो सर भारी भारी सा हो रहा था। बेमुश्किल ही एक सूखा तौस और चाय की प्याली हलक से उतारी और बाहर निकल गई। स्टाफ पे मामूल की ठंडी सुबह उतरी थी। बेंच पे वो स्याह फाम लड़की वैसे ही खामोशी से सीध की जानिब देख रही थी। गोद में स्याह जिल्द वाली किताब रखी थी और उसके स्याह हाथ किनारों पे मजबूती से जमे थे। आज वो कदरे थकी थकी और गमज़दा थी। सो जाकर बेंच पर बैठ ही गई। 10 मिनट ही काटने थे तो इतना क्या एहतिराज़ बरतना। स्याह फाम लड़की ने ज़रा सी गर्दन उसकी जानिब मोड़ ली। रात को ठीक से सोई नहीं? बस ऐसे ही। वो दूसरी जानिब देखने लगी। सामने सड़क खाली थी। दूसरी तरफ इक्का दुक्का लोग बस के मुंतज़िर से टहल रहे थे। लोगों की सताई हुई हो? उसने चौंक कर उसे देखा। आप कैसे कह सकती हैं? मुहतात अंदाज में पूछा। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, तुम्हारा दिल गमगीन और बोझल है, तुम तकलीफ़ में हो और लोगों की बातें तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, है ना? मालूम नहीं। उसने बज़ाहिर लापरवाही से शाने अचकाए, अलबत्ता अंदर दिल ज़ोर से धड़का था। और तुम मुस्तकबल के लिए खौफज़दा और माजी के बारे में गमगीन हो शायद। शायद। अब के वो वाज़ेह चौंकी थी, बेइख्तियार ही लबों से फिसला था। तुम अपना मुस्तकबल और तमाम परेशानियों का हल जानना चाहती हो। कुछ ऐसा हो
जिससे ये तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगें, तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे, माल और दौलत तुम पे निछावर हो जाए, तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करो, क्या तुम ये नहीं चाहती हो? हाँ। महमल ने बेबसी से उसे देखा। उसका दिल मोम की तरह पिघल रहा था। वो स्याह फाम लड़की उसकी हर दुखती रग हाथ में ले रही थी। मैं यही चाहती हूँ। और अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूँ तो? क्या ये किताब? उसने झिझकते हुए पूछा। उसे लग रहा था वो ज़्यादा देर तक रेजिस्ट न कर पाएगी। हाँ, अगर तुम ये लोगी तो सब तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, सब कुछ। महमल मुतज़ब्ज़ब सी लब कुचलने लगी। उस लड़की की बातें बहुत पुरफरेब और पुरकशिश थीं। उसे लगा वो जल्द ही फिसल जाएगी, बहक जाएगी। क्या ये सब इतना आसान है? शायद नहीं। तुम्हें इस किताब के अमल में बहुत मुश्किल लगेगी, मगर एक दफ़ा सीख जाओगी तो सब आसान हो जाएगा। ज़िंदगी सहल हो जाएगी और फिर जिनके लिए तुम रोती हो वो तुम्हारे लिए रोएंगे, वो तुम्हारे पीछे आएंगे। बस का तेज़ हार्न उसे माहौल में वापस लाया। वो चौंकी और बेग का स्ट्रेप कंधे पे डाले उठ खड़ी हुई। 10 मिनट ख़त्म हो चुके थे। मेरी बस। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती बस की जानिब बढ़ी। दिल अभी तक ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। महबूब कदमों में, लोग मुट्ठी में, दौलत निछावर और दुनिया पर राज। क्या ये सब मुमकिन था? वो उसके कहे गए अल्फाज पर सारा रास्ता गौर करती रही थी, लेकिन फिर बार बार खुद को झड़क देती। ये काले इल्म, सिफली इल्म, जादू टोने, चिल्ले वगैरह बुरे काम थे। उसे इनमें नहीं पड़ना चाहिए था। उसे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। कॉलेज के दरवाजे पर उतरते हुए उसने फैसला कर लिया था कि वो आइंदा उस स्याह फाम लड़की के करीब भी नहीं जाएगी। बेंच पर बैठेगी, न ही उससे बात करेगी। उसे डर था अगर उसने एक बार फिर उसकी बात सुन ली तो शायद वो उसे कबूल करके किसी ऐसे गुमनाम रास्ते पर निकल पड़े जहाँ से वापसी का सफ़र नामुमकिन हो। उस दिन सिद्रा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे थे। ये खबर मुसर्रत ने उसे तब दी जब गहर बहर की सफाइयाँ और लड़कियों की फुर्तियाँ देखकर माँ की तरफ आई थी। वरना पहले जब भी सहपहर में लाउंज का दरवाज़ा आहिस्ता खोल कर आती तो घर में सन्नाटा और वीरानी छाई होती, और आज लंबी सी सामिया बांस के झाड़ू से छत के जहाले साफ कर रही थी। सिद्रा ड्राइंग रूम की डेकोरेशन को असरे नौ तरतीब दे रही थी। निदा माँ के सर पे कहड़ी लान की सफाई में मसरूफ़ थी तो महरीन महताब ताई से सर हिलाती कुछ हिदायत सुन रही थी। एक आरज़ो ही थी जो टेरस पे टांग रखे बैठी कानों में वाकमीन लगाए किसी मैगज़ीन के वरक उलट रही थी। बेपरवाह, बेनियाज और मगरूर, शुक्र की खूबसूरत न थी, वरना शायद वो आसमान से नीचे न उतरती। रिश्ता सिद्रा का है और ये खुद गरज ख़ानदान सारा का सारा लगा हुआ है। मतलब? हूनहा आहिस्ता बोलो। मुसर्रत ने घबरा कर इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बताने लगी। दरअसल भाभी बेगम का महज अंदाज़ा है कि रिश्ता सिद्रा का ही होगा। नौमान भाई की बेगम ने खुसूसन किसी का नाम नहीं लिया, सो फिज़्ज़ा को शायद कोई उम्मीद हो। नौमान भाई कौन? तुम्हारे अब्बा के दूर के रिश्तेदार हैं। इनका बेटा फुरकान एरोनॉटिकल इंजीनियर है। बहुत अच्छा घराना है और एक बेटी है, शादीशुदा, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। बेगम नौमान ने किसी के ज़रिए कहलवाया है, और ये सारी लड़कियां इस उम्मीद पर लगी हुई हैं कि शायद इनका रिश्ता हो जाए। वाट रबिश। वो तमस्सुखाना हंसकर कमरे की तरफ चल दी। शाम में मुसर्रत ने उसे किचन में मदद के लिए बुलवा लिया था। अचार गोश्त, बिरयानी, सीख कबाब, फ्राइड मछली और क्या कुछ करेंगी आप? वो बर्तनों के ढक्कन उठा उठा कर झांकते हुए पूछ रही थी। ये सब तो तैयार हैं, तुम दो मीठे और रशियन सलाद बना दो और चाय के साथ स्नैक्स भी। चाय भी और खाना भी? वो कमर पर हाथ रखे हैरत से बोली। इतना सब कुछ किस लिए? क्या इतना काल था सिद्रा बाजी के रिश्तों के लिए? ऊनहा आहिस्ता बोलो। मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ, अभी जाकर मुना पर भी बोल सकती हूँ, और तुम्हारे इस कहने पर बातें मुझे सुननी पड़ती हैं महमल। वो थकन से आजुर्दा सी बोलें तो वो खामोश हो गई। फिर दोपटे की गिरा कस कर काम में जुट गई। चाय की ट्राली उसने बहुत एहतिमाम और मेहनत से सजाई थी। इस वक्त भी वो पंजों के बल बैठी ट्राली के निचले हिस्से में प्लेटें सेट कर रही थी जब ताई महताब किचन में कुछ कहती हुई दाखिल हुए। सिद्रा इनके पीछे थी। सब तैयार है? जी। उसने बैठे बैठे गर्दन उठाई। महताब ताई कदरे उजलत में नज़र आ रही थीं।
ठीक है सिद्रा, तुम ये ले जाओ। और मिठाई किधर है? मेरा ख्याल है चाय के बाद ही बात पक्की कर देते हैं। मिठाई तब तक सेट कर लेना। वो तो रिश्ता मांगने आई हैं, बात इतनी जल्दी पक्की कर देंगी? वो हैरानी से हाथ जहाड़ती खड़ी हुई और ताई भी किसी और मूड में थी, सो बताने लगें, हाँ तो अब मज़ीद क्या इंतज़ार? लड़का इतना अच्छा और खुश शक्ल है और फिर हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। मंगनी आराम से 2 महीने तक करेंगे और शादी साल 1.5 तक। ऐसी धूमधाम से शादी करूँगी सिद्रा की कि ज़माना देखेगा। इनके अंदाज से तकब्बुर की बू आ रही थी। एक लम्हे को महमल के दिल में आया कि नफीस सी वो खातून जो ड्राइंग रूम में बैठी हैं सिद्रा को नापसंद करके चली जाएं और ताई सदमे से बीमार पड़ जाएं। आखिर खुद पर गासिब लोग किसे पसंद होते हैं? मगर शायद इधर तो सब प्लान ही बन चुके थे। सिद्रा नाजुक हेल की खट खट करती ट्राली धकेलती हुई ले गई और वो खाली किचन में खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। मुसर्रत भी मेहमानों के पास थी। जाने कैसे ताई को इनके घर का फ़र्द होने का ख्याल आया और इनको वहीं बैठा लिया। टिश्यू महमल टिश्यू। नाइमा चची ने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो वो तेज़ी से उठी। टिश्यू रखना भूल गई थी। अफ। ये टिश्यू का डब्बा उठाकर भागी, बस लाउंज में शीशे के सामने रुककर लम्हा भर के लिए खुद को देखा। ऊंची पूनी सियाह जीन्स पे सफ़ेद कुर्ता और गर्दन के गिर्द मखसूस अंदाज में लपेटा टाई, एंड डाई दुपट्टा जिसे वो बहुत से जोड़ों के साथ चलाती थी। ये गालिबन पिछली से पिछली बकर ऐद पर बनवा या गया जोड़ा था जो अभी तक खासा घिस चुका था। खैर, कौन सा मेरे रिश्ते के लिए आए हैं? शाने अचक कर वो ड्राइंग रूम की तरफ भागी। नफीस और बावकार बेगम नौमान बड़े सूफे पर बड़े तकल्लुफ़ से बैठी मुस्कुराते हुए ताई महताब की बातें सुन रही थीं। उसे आता देखकर कदरे खुश दिली से उठ खड़ी हुई। महमल बेटा, आप अब आई हो? कब से पूछ रही थी तुम्हारी ताई से। वो एकदम से गिड़बड़ा सी गई, लेकिन संभल कर आगे बढ़ के मिली। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। इतनी देर से पूछ रही थी तुम्हारा। वो मैं, हाँ आई नो बेटा, तुम इस एहतिमाम में लगी हुई थी। मुझे याद है जब मैं करीम भाई की इयादत के लिए आई थी, इस अकेली बच्ची ने सारा खाना बनाया था। वो उसे पास बैठाते प्यार से देखते। 2 बरस पुरानी बात दोहरा रही थी। वो घबरा कर कभी ताई के तने नुकूश को देखती तो कभी सिद्रा की मुतगैर होती रंगत को। वो तो बस टिश्यू देने आई थी, फिर इतना इस्तकबाल चेमानी दारत। आप ये डरम स्टिक्स लेना भाभी। ये ताई ने इनका ध्यान बटाने के लिए बोला। अरे ये तो मेरी फेवरेट है, महमल तुमने बनाई है ना? मुझे याद है तुमने इस दफ़ा भी खाने में ये बनाई थी और फिरी ने स्पेशली तुमसे रेसिपी भी ली थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो क्या करे, बेबसी और बेचारगी से वो सर हिला पा रही थी। इधर ताई महताब अब परेशान हो रही थी। यही तो हमेशा से होता आ रहा था कि सिद्रा के रिश्ते के लिए आने वाली हर मेहमान को वो मुसर्रत और महमल की बनाई हुई चीज़ें, ये मेरी सिद्रा ने बनाई हैं, कहकर पेश करते, मगर जाने कब वो खातून गहर की सारी सुनगुन ले गई थी। बस भाभी, लड़कियां माशाअल्लाह सभी सुघड़ हैं हमारे घर में। फिज़ा चची ने बज़ाहिर मुस्करा कर बात संभाली, मगर कदरे बेचैन वो भी थीं कि कहीं कुछ बहुत गलत था। जी, मगर ये सब तो सिद्रा ने बनाया है। बेचारी सुबह से लगी हुई थी। मुसर्रत ने जल्दी से कहा। जी जी। ताई महताब ने तायीद की। वेरी गुड सिद्रा। बेगम नौमान अब बाक्स पेटीज़ ले रही थी। ये बाक्स पेटीज़ तो बहुत अच्छी बनाई हैं। सिद्रा इसकी फिलिंग में क्या क्या डाला है, और सिद्रा के तो फरिश्तों को भी पता न था कि बाक्स पेटीज़ में डलता क्या क्या है। वो एकदम कन्फ्यूज सी माँ की शक्ल देखने लगी। दरअसल में कुकिंग का बहुत शौक़ रखती हूँ और मेरे बच्चों का टेस्ट भी बहुत ऐली है। नौमान साहिब खुद अच्छे खानों के बहुत रसिया हैं, इसलिए कहते हैं कि बहू के हाथ का टेस्ट चख कर ही रिश्ता मांगना। वैसे तो आपकी सारी बेटियां ही माशाअल्लाह प्यारी सलीकामंद हैं, मगर महमल तो मुझे ख़ास तौर पर अजीज़ है। सईदा आपा ने बताया तो होगा मैं किसी ख़ास मकसद के लिए आई हूँ, तो अब लंबी चौड़ी क्या तमहीद बांधो महताब आपा। फुरकान तो आपका देखा भाला है, अल्लाह का शुक्र है, हर तरह से नवाजा है उसने हमें। बस महमल के लिए आप लोगों के पास सवाल करने आई हूँ, अगर हो सके तो उसे मेरी बेटी बना दें। और महताब ताई से मज़ीद सुनना दुश्वार हो रहा था। महमल तुम अंदर जाओ। इन्होंने बेमुश्किल खुद को नॉर्मल रखते हुए इशारा किया तो वो हक्का बक्का बैठी सब सुन रही थी। तेज़ी से बाहर निकल गई। पीछे क्या बातें हुईं, किसने क्या कहा,
कब इन खातून को खाना खिलाए बगैर रुखसत किया गया, और ताई के बंद कमरे में सब बड़ों की क्या बात हुई। वो हर शय से दूर अपने कमरे में कान लपेटे पड़ी थी। उसका दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा था। अजीब सी कैफियत थी, जैसे बंद गार में रोशनी और हवा का कोई रोज़न खिल गया हो। बेकैफ और रूखी पिहेकी ज़िंदगी में एकदम ही कोई खुशगवार और सरसब्ज मोड़ आ गया था। उम्मीदें फिर से ज़िंदा हो गई थीं और उसे लग रहा था एक नई ज़िंदगी बाने फैलाए उसके इस्तकबाल के लिए कड़ी है। एरोनॉटिकल इंजीनियर खुश शक्ल फुरकान, माँ बाप का इकलौता, खाने का शौकीन, उसके लब आप ही आप मुस्कराने लगे। इन्होंने सिद्रा की जगह मेरा रिश्ता मांगा कीनियो बिलियोएट। मैं तो इतनी शॉक्ड हो गई थी। और गार्ड, इतना अच्छा प्रपोज़ल है। वो आंटी इतनी लविंग और स्वीट थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और पता है इनका बेटा एरोनॉटिकल इंजीनियर है। और तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? उसने फाइल में पेपर लगाती नादिया का कंधा हिलाया तो वो हाँ हाँ बताओ फिर क्या हुआ कहकर फिर से सफ़ा तरतीब से लगाने लगी। होना क्या था, ताई अम्मा की शक्ल तो देखने लायक हो गई थी। अच्छा, नादिया अब इंग्लिश के वरक उलटती कुछ तलाश कर रही थी। वो दोनों कॉलेज के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थीं। महमल उसे कल की सारी रुदात सुना रही थी। ताई ने तो मुझे फ़ौरन वहाँ से भेज दिया। बेचारी हर चीज़ सिद्रा ने बनाई कहकर पेश कर रही थी, मगर वो आंटी भी बहुत तेज़ थी। ऐसे परखचे उड़ाए कि ताई अम्मा कई दिन तक याद। तुम मेरी बात नहीं सुन रही नादिया? उसने खफा होकर मुना मोड़ लिया। नहीं नहीं, सुन रही हूँ ना, नादिया ने बौखला कर फाइल एक तरफ सीढ़ी पर रखी, मगर वो मुना मोड़े बैठी रही। अच्छा बताओ ना, तो वो साहिब मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मैं 2 घंटे बकबक करके थक गई हूँ कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है। तुम अगर सुन लेते तो ये सवाल न करती, मगर तुम अपनी फ़ाइल जोड़ों में जा रही हूँ। वो बैग उठाकर उठी तो नादिया भी साथ में उठी। अरे नाराज़ तो न हो। नहीं यार, सीरियसली नाराज़ नहीं हूँ। मुझे याद आया, मुझे मैडम मिसबाह से मिलना था। एक काम के लिए मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, महमल ने बज़ाहिर मुस्कराकर कहा और मुड़कर चल दी। जब वो तेज़ तेज़ सर झुकाए चलती थी तो ऊंची पूनी साथ साथ ही इधर उधर झूलती। बहुत अच्छी लगती थी। चंद कदम दूर उसने मुड़कर नादिया को देखा। नादिया बहुत आराम और इन्हिमाक से बैठी अपनी फ़ाइल में कुछ लिख रही थी। वो तासुफ से आगे को चलने लगी। कितनी जल्दी नादिया ने, उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने, उसकी आखिरी बात पर यकीन कर लिया था। जैसे वो वाकई नाराज़ नहीं है, हालांकि वो जानती थी घर में अम्मा और कॉलेज में वो थी जिनसे वो दिल की हर बात शेयर करती थी, मगर दोनों बेतवज्जुही से सुनती थीं। कभी काम में मसरूफ़ हूँ, हाँ कह दिया तो कभी सुना ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो सामने वाले बरामदे के एक सितून से टेक लगाकर बैठ गई और उदासी से सामने लान के सब्ज़े को देखा। सुनहरी और चमकीली सुबह हर जानिब बिखरी थी। घास पे टॉलियों की शक्ल में सफ़ेद यूनिफॉर्म में लड़कियां बैठी थीं। कोई खाने पीने और कोई गपशप में मसरूफ़ थी। सबकी अपनी अपनी दुनिया थी और वो इनमें मगन थीं। क्या यही ज़िंदगी होती है, या क्या उसकी ज़िंदगी जैसी मुश्किल ज़िंदगी किसी और की ना थी? उसने आज़ुर्दगी से सोचा था, क्या मुझे कभी वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी जो मैं चाहती हूँ? बड़ा सा घर, दौलत, असर और रसूख, मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर, क्या ये सब एक साथ मेरे कदमों में ढेर हो सकता है? उसने सितून से सर टिका कर आंखें मूंद लें। बंद पलकों पर सुनहरी ख्वाब उतरने लगे थे। वो एरोनॉटिकल इंजीनियर या फवाद, इनमें से किसी की भी बीवी बन जाऊं तो सब कुछ मेरा हो सकता है। सब कुछ मेरे कदमों में ढेर हो सकता है। बुलंद हर चीज़ की बुलंदी। जो वो अमलियात कर लेता है वो दुनिया पर राज करता है। कुछ ऐसा हो कि तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगें। माल और दौलत तुम पर निछावर हो, तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे। और अगर मैं ऐसा कुछ तुम्हें दे दूं तो? उसने झटके से आंखें खोलें। एकदम से ही वो सारी बातें और उस सियाह फाम लड़की की चमकीली बातें याद आई थीं। तुम सबको मुट्ठी में करके सारी दुनिया पे राज करो, क्या तुम ये नहीं चाहती? उसने घबरा कर इधर उधर देखा। यूं लगता था वो लड़की अपनी भेद भरी आवाज़ में उसके पास से ही बोल रही है। पता नहीं क्या करूं। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक लम्हे को उसने वो किताब उससे मांगने का सोचा, मगर दूसरे ही पल खौफ का गलबा तारी हो गया। नहीं नहीं, पता नहीं कौन सा सिफली इल्म है उसके पास। मैं इन कामों में नहीं पड़ूंगी। आगा जान को मालूम हुआ तो टांगें तोड़ देंगे मेरी।
वो खुद को सरजनिश करती फाइल और बेग संभाले उठ खड़ी हुई। उसे अब उस स्याह फाम लड़की से कोई बात नहीं करनी थी। बस उसने फैसला कर लिया था। अलबत्ता दिल के किसी छुपे खाने में उस किताब को पाने की ख्वाहिश ने भी खामोशी से सर उठाना शुरू कर दिया था। इन दिनों मुसर्रत बहुत खुश रहने लगी थी और वह इनको देख देख कर खुश होती। पता है महमल, बहुत अच्छे लोग हैं ये। नुरमान भाई बड़े भले मानस इंसान हैं और इनका बेटा तो बहुत ही खूबरू है। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, वो ज़रूर हम पर रहम करेगा। वो कभी कभी बैठकर इनको बताने लग जाते तो वो खामोशी से मुस्कुराहट दबाए सर झुकाए, सब सुनती चली जाती। अब तो घर के काम भी आराम से कर देती। कुछ दिन से ताई को जवाब देना भी छोड़ दिए थे। पहली बार इस जिंदान से निकलने की कोई उम्मीद जो बंधी थी, सिद्रा अलबत्ता उसे उठते बैठते अजीब नज़रों से ज़रूर देखती थी। महमल परवाह न करती, मगर इस रोज़ तो हद ही हो गई। वो शाम की चाय ट्राली धकेलती लान में लाई तो सिद्रा ने एकदम ही उसे देखकर मुना फेर लिया। शायद अभी तक नाराज़ है, उसने सोचा, और फिर जैसे मुदावा करने के लिए सबसे पहले सिद्रा का कप बनाया। सिद्रा आपी चाय और बड़ी शाइस्तगी से मुस्करा कर कप बढ़ाया। आपी, मैं तुम्हारी आपी लगती हूँ? सिद्रा ने कप लेते लेते जोर से पटक दिया। गर्म उबलती चाय महमल के घुटने पर गिरी। वो बिलबिला कर उठ खड़ी हुई। कप घास पर जा गिरा। यूँ लोगों के सामने आपी कहकर तुम ये जाहिर करती हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ, सिद्रा एकदम चिल्लाने लगी थी। मम्मी मम्मी, इसको देखें, ये हमेशा यही करती है। ये लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करती है। सिद्रा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अरे इनकी तो आदत है, ये माँ बेटी इस घर की खुशियाँ देख ही नहीं सकती। न मेरी बेटी, तो गम न कर। और अब तो खड़ी क्यों है? जाओ अपनी नहुसत ले जाओ मेरे सामने से। ताई महताब ने भी बहुत दिनों का गुस्सा एकदम निकाला। वो शाग्ड सी खड़ी थी, भाग कर अंदर आई। मुसर्रत परेशान सी किचन में खड़ी थी। इन्होंने भी सब सुन लिया था। महमल कुछ कहे बगैर कमरे में बंद हो गई। अंदाज़ा तो उसे हो गया था कि ताई का मूड इस रोज़ से बेगम नोमान की बातों पे ख़राब है, मगर वो कुछ कह भी नहीं रही थी। शायद इस बात पे कि वो अब महमल की होने वाली ससुराल थी, इनसे क्या पंगा लेना। मगर रात में उसकी ये खुश फहमी भी दूर हो गई जब किचन में उसने ताई महताब को मुसर्रत से कहते सुना, हमने तो उसी रोज़ नोमान भाई लोगों को इनकार कर दिया था। महमल की कौन सा शादी की उम्र है? अभी घर की बड़ी बेटियां बैठी हैं, पहले इनकी होगी, फिर ही महमल का सोचेंगे। चाय आगा साहिब के कमरे में पहुंचा दो, वो रात का खाना नहीं खाएंगे, और टेबल लगा दो। वो हुक्म सादिर करके बेनियाजी से बाहर चली गईं। किचन के दरवाजे पे धुआं धुआं चेहरा लिए कहड़ी महमल पर बस एक इस्तहज़ाया निगाह उछाली थी, जबकि अंदर निढाल सी बेमुश्किल कहड़ी मुसर्रत को देखना भी गुवारा न किया था। जिनके दिल पर इन्होंने उल्टी बर्छी फेर दी थी, उसे नहीं पता क्यों, पर वो रात को देर तक बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी रोती रही थी। अंदर सब सो रहे थे, मुसर्रत भी सोने चली गई थी। वो पढ़ाई का बहाना बना कर बाहर आई थी और देर से वहीं बैठी खामोश आंसू बहाती रही थी। कच्ची उम्र का पहला ख्वाब देखा था, वो भी ऐसा करची करची हुआ था कि रूह तक बिलबिला उठी थी। वो इतनी हर्ट हुई थी कि दिल फट रहा था। कोई इतना भी जालिम हो सकता है जितनी ताई थी, जितने ये सब लोग थे। उसका दिल चाह रहा था इन सब बेखबर सोए हुओं के कमरों में आग लगा दे, या चुहरी से इनकी गर्दनें काट फेंके, या जहर देकर सबको मार दे और आखिर में खुद भी फांक ले। नफ़रत, बहुत शदीद नफ़रत महसूस होती थी अपने इन घटिया रिश्तेदारों से। उसका दिल चाहता था वो इन सब से दूर चली जाए, जहाँ उसे इन सब की शक्ल भी नज़र न आए। और वाकई अब वो चली भी जाएगी। उसने सोच लिया था बस एक बार उसे वो स्कॉलरशिप मिल जाए जिसके लिए उसने ब्रिटिश हाई कमीशन के ऐलान के बाद अप्लाई किया था। भले घर के जो हालात हों, उसने FSC तक बोर्ड के हर एग्ज़ाम्स में टॉप किया था। FSC प्री इंजीनियरिंग में टॉप करने के बावजूद उसका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान न था या रहा न था, सो भी SC मीट्स में एडमिशन ले लिया था और उसे उम्मीद थी अब भी वही टॉप करेगी, और अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत आसानी से उसे इस जिंदान से छुटकारा मिल जाएगा। वो आंसू हथेली की पुष्ट से रगड़ती इस सोच में गलता थी कि कोई उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो जूते देखकर चौंकी और भेगा हुआ चेहरा उठाया। वसीम उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वसीम भाई? वो करंट खाकर उठी और 2 कदम पीछे हटी। वो ताई महताब का तीसरे नंबर का बेटा था।
फवाद का छोटा निकम्मा नालायक वो आवारा भाई इस वक्त भी वो अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। जाने कब अचानक आकर इधर खड़ा हुआ था। कुहला गिरेबान, तंग जीन्स, गले से लपटी चेन, बिखरे बाल और सुर्ख आंखें। वो नशा करता था। घर में सबको इल्म था, यहाँ तक कि फिज़्ज़ा चची अपनी बेटियों को उसके करीब भी नहीं जाने देती थीं। खुद हसन भी एहतियात करता था। आरज़ो अलबत्ता निडर और लापरवाह थी। वैसे भी वसीम घर में बहुत कम ही नज़र आता था। महमल हर मुमकिन कोशिश करती कि अकेले में उससे सामना न हो, क्योंकि उसे उसकी आंखों से खौफ आता था, मगर आज जाने कैसे। क्या कर रही हो? वो एक कदम ऊपर स्टेप पर चढ़ा तो वो बेइख्तियार मज़ीद पीछे हट गई। कुछ भी नहीं, वो आगा जान आवाज़ दे रहे हैं। वो एकदम पलटकर अंदर भागी। हूना। वसीम ने तमस्सुकाना सर झटका। चंद लम्हे इधर खड़ा सोचता रहा, फिर गेट की जानिब चल पड़ा। वो सुबह बहुत बोझल सी थी। वो बस स्टॉप पर अकेली बैठी मुतवर्रम आँखों से दूर उफुक पर जाने क्या तलाश कर रही थी, जहाँ नीली सुबह के परिंदे उड़ रहे थे। रात भर रोने के बायस उसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं, और ऊपर से वो सियाह फाम लड़की भी नहीं आई थी। जाने आज वो किधर रह गई थी, अभी तक क्यों ना आई थी। सिर्फ उसके लिए महमल आज 15 मिनट पहले ही आ गई थी, ताकि 10 की बजाय 15 मिनट उसके साथ मिल जाएं। मगर ये तो उसे मालूम भी न था कि वो आई कब है और क्यों उसका इंतज़ार कर रही है। हालांकि कोई बात ऐसी न थी जिससे वो उसके साथ शेयर कर सकती या उसके पास बैठकर रो सकती, किसी मसले का हल तलाश कर सकती। नहीं, उसके पास बताने को कुछ भी तो नहीं था। फिर भी उसे उसका इंतज़ार था। वो बार बार कलाई पे बंधी रिस्ट वॉच देखती। लम्हे सरकते जा रहे थे। 25 मिनट ख़त्म होने को थे, मगर उस सियाह फाम लड़की का दूर दूर तक कोई अंदेशा न था। बस का हार्न बजा तो वो शिकस्ता कदमों के साथ चल दी। संगी बेंच खाली रह गया। सुबह के परिंदे अपने सफ़र को चल दिए और नीलाहट भरा उफुक सुनहरी किरणों से भीगने लगा। वो बहुत उदास सी बस में सवार हुई थी। सारा रास्ता खामोशी से गर्दन मोड़े खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी लंबी सुराही मानंद सुनहरी गर्दन ऊंची पौनी टील के बायस पीछे से भी झलकती थी और उसे यकसर मुमताज़ बना देती थी। बस के रुकने से कबल उसने बैग में से पॉकेट मिरर निकाल कर देखा और फिर कुछ सोचकर मुतवर्रम सूजी आंखों को छुपाने के लिए गहरा काजल डाल लिया। महमल, तुम इतना काजल मत डाला करो, माइंड मत करना, पर तुम्हारी आंखें बिल्कुल गोल्डन हैं और काजल में बिल्कुल बिल्ली की तरह लगती हैं। यू नो कैट वुमन। नादिया देखकर हंस कर बोली, और मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं, खाओगी? उसने हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट बढ़ाया। महमल ने एक खामोश निगाह उस पर डाली और नो थिंग्स कहकर खामोशी से सर झुकाए अपनी किताब में कुछ लिखने लगी। सर झुकाने से उसकी ऊंची पूनी टेल मजीद ऊपर उठ जाती और भूरे बाल गर्दन पर गिरते दिखाई देने लगते। माई पलीजर। नादिया ने शाने अचक कर पैकेट वापस ले लिया। वो खामोशी से सर झुकाए कुछ लिखती रही। वो लाइब्रेरी में नादिया को कल ताई के इनकार वाली बात बताने आई थी, मगर उसका तंज सुनकर दिल एकदम से टूट सा गया था। बस चुटकी बहर में उसने महमल की खूबसूरत बादामी सुनहरी आंखों को बिल्ली से मुशाबहत दे दी थी, शायद इसलिए कि आम सी सूरत वाली नादिया जब महमल के साथ चल रही होती तो बहुत से सर मुड़कर महमल को सताइशी नज़रों से देखते। दराज कद, स्मार्ट, लंबी गर्दन और ऊंची सुनहरी पूनी टील, वो लड़की जिसकी आंखें धूप में और भी ज़्यादा चमकती थीं, पूरे कॉलेज में पॉपुलर थी। ऐसे में जब काजल डालकर वो मज़ीद खूबसूरत दिखती तो नादिया से कभी कभार बर्दाश्त न होता था और वो ऐसा ज़रूर कुछ कह देती जिससे महमल का दिल टूट जाता। अब भी वो नादिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास रोने आई थी, मगर नादिया के पास पहले उसके दुख सुनने की फुर्सत न थी। वो मुसलसल अपने काम में मगन थी और जब ज़रा देर को फारिग हुई तो उसका दिल फिर कुछ ऐसा तोड़ और कि वो कुछ कह ही न सकी। हाँ, तुम कुछ बता रही थी। वो चिप्स का पैकेट किताब की ओवट में लिए मुसलसल चिप्स निकाल कर कुतर रही थी। ताई अम्मा की कोई बात थी शायद? नहीं, कोई बात नहीं थी। अच्छा, मुझे लगा। नहीं, गलत लगा तुम्हें। मैं चलती हूँ, ज़ारा से कुछ काम है मुझे। वो मसरूफ़ सी किताबें उठाए बाहर निकल गई। अगले 2 दिन यूनी मुज़महिल से गुज़रे। परेशानी, मायूसी, दुख, नाउमीदी, वो हर तरह के मनफी ख्यालात में घिरी हुई थी। यूँ लगता था जैसे दुनिया से रंग ही ख़त्म हो गए हों। सब कुछ फीका फीका सा था और दिल का बाग वीरान
उजड़ा हुआ। और फिर अचानक तीसरे दिन वो सियाह फाम लड़की आ गई। उसने दूर से उसे बेंच पर बैठे देखा तो यकदम गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी। वो तेज तेज चलती उसके करीब आई। तुम 2 दिन से कहाँ थी? सियाह फाम लड़की ने सर उठाया। वो बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा कुछ काम था। मैं तुम्हें अपना इंतज़ार करवाने में मज़ा आता है? तुम्हें लगता था मैं तुम्हारी मदद के बगैर मर जाऊंगी? हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होगा। तुम तवज्जो लेने के लिए ऐसा करती हो जिससे दूसरा तुम्हारी तरफ खींचा चला आए। मगर मुझे तुम्हारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और न मुझे तुम्हारी परवाह है और मुझे किताब की भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं मरी तुम्हारी मदद के बगैर। देखो देख लो, मैं ज़िंदा हूँ। तेज़ तेज़ बोलते वो हाँफने लगी थी। सियाह फाम लड़की ज़रा सा मुस्कुराई। तो तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।